तो टाइप अगर कुछ कोट है ना, जैसे कि कुछ हम कह सकते हैं अनमोल वचन टाइप अगर कुछ याद हो तो आप वो लिख सकते हो। जैसे कि कोरोना वायरस पे क्या लिखा है, स्टार्टिंग कहाँ से की है, देखिए रीड कीजिए। कोरोना का संक्रमण जन मन है आक्रांत, निज दिन बढ़ता रहा नहीं हो रहा अंत, यहाँ से लिखा। अब इसके बाद हम स्टार्टिंग करेंगे तो हम लिखेंगे रूपरेखा, है ना। रूपरेखा में क्या क्या आ जाएगा, देखिए प्रस्तावना आ जाएगी, फिर विश्वव्यापी फैलाव आ जाएगा, अब क्योंकि फैल रहा है तो ये आ गया। फिर आ जाएगा संक्रमण के लक्षण। अब इसके लक्षण क्या है, जब आपने लक्षण बता दिए कि हाँ ये लक्षण होंगे तो आपको इसके उपाय बताने पड़ेंगे कि इससे बचने के कौन कौन से उपाय हैं। ठीक है, जब आपने बचने के उपाय बता दिए तो आपको क्या बताना पड़ेगा, उपसंहार। खत्म। ये आपका 7 मार्क्स का अगर आता है ऐसे लिखने को, निबंध लिखने को, तो आप इजीली लिख लोगे अगर आपको ये रूपरेखा याद रही तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना। आज कोरोना वायरस पे बच्चा निबंध लिख सकता है अगर उसको सिर्फ थोड़ा सा पता हो कि हाँ क्या क्या। जैसे कि प्रस्तावना में तो हम सिर्फ यही सब लिख देंगे कि हाँ क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, जैसे कि देखो प्रस्तावना लिखा है, उसमें क्या लिखा है, बहुत बड़े क्षेत्र में या अनेक देशों में फैलने वाला रोग विश्वव्यापी महामारी माना जाता है। महामारी क्या होती है, जो एक से दूसरे को तीसरे से मतलब जो फैलती रहती है उसी को हम कहते हैं महामारी। कोरोना वायरस इसी प्रकार का एक क्या है, संक्रमण है जो मानव जाति पर भयंकर संकट के रूप में छाया है। आज संसार के अनेक देश इसकी चपेट में है। तो ये हमने थोड़ा सा कोरोना वायरस का इंट्रोडक्शन दे दिया, इट मीन्स प्रस्तावना दे दी, तो होपफुली समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम कोरोना वायरस का प्रारंभ। अब ये तो बताना पड़ेगा ना कि इसका प्रारंभ कैसे हुआ, है ना, ये इंट्रोडक्शन में ही चल रहा है अभी। तो चलिए प्रारंभ में हम क्या लिखेंगे, आपको ही पता है कि कोरोना वायरस कहाँ से आया है। चलिए, चीनी वैज्ञानिकों का आकलन है कि कोरोना वायरस संभवत, मतलब उन्होंने एक अनुमान लगाया, संभवत क्या अनुमान लगाया उन्होंने कि जो ये कोरोना वायरस है वो कहाँ से आया है, चमगादड़ से फैला है। ठीक है, उसका प्रारंभ चीन के वुहान शहर से दिसंबर 2019 में हुआ। यह संक्रमण तेज गति से फैला, यात्रियों के आगमन पर, व्यापारिक कार्य से आने जाने वाले लोग के माध्यम से यह चीन से संसार के अन्य देशों तक पहुंच गया। ठीक है, जनवरी 2020 तक यह चीन के कई प्रांतों में फैल गया। तो होपफुली आपको इसका प्रारंभ समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद हम क्या लिखेंगे, विश्वव्यापी फैलाव। विश्वव्यापी फैलाव में आप क्या लिखोगे बेटा, इसमें हमें लिखना है कि पूरे विश्व में कैसे कैसे ये फैल रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, चीन के साथ व्यापारिक संबंध रखने वाले देशों के लोगों के आने जाने से यह रोग संसार के अन्य देशों, जैसे देखो चीन के साथ व्यापारिक संबंध मीन्स होता है कि चीन से कुछ लेना देना, है ना। तो वहाँ से अगर हम कुछ लेते थे तो हमको चीन जाना पड़ेगा, है ना, हमारे कुछ व्यापारिक लोग जाएंगे। अब वहाँ से वो दूसरे जहाँ भी देश में जाएंगे तो वो क्या हुआ, ऐसे ऐसे एक जगह से दूसरी जगह फैल गया। जैसे कि थाईलैंड हो गया, जापान, अमेरिका, सिंगापुर, फ्रांस, नेपाल, जितने भी आपको देशों के नाम याद आए ना वो लिख देना। भारत, इटली, कनाडा आदि देशों में 2020 के प्रारंभ माहों में यह रोग फैल गया। संसार भर में इससे प्रभावित लोगों की संख्या करोड़ों में पहुंच गई तथा इस महामारी की चपेट में फिर हम क्या लिखेंगे, तथा इस महामारी की चपेट में ये लिखा हुआ आकर लाखों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस रोग की एक व्यक्ति से दूसरे में संक्रमण की पुष्टि हुई, मतलब कि जब इस रोग की पुष्टि की गई तो ये पता लगाया कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति ये रोग होता है। 18 जनवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो हमारा WHO है, ने कोरोना वायरस के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय मानते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। जैसे कि आपका लॉकडाउन लग गया था ना, वैसे। संक्रमण के अब बताएंगे हम लक्षण, है ना। संक्रमण के लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखो संक्रमित व्यक्ति में कुछ लक्षण प्रकट होने लगते हैं, जैसे कि बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ तथा दस्त होते हैं। गंभीर संक्रमण से निमोनिया, गुर्दे की विफलता तथा मृत्यु भी हो सकती है। डायबिटीज, उच्च रक्तचाप
डायबिटीज़ तथा उच्च रक्तचाप तथा गंभीर बीमारियों वाले लोगों को यह संक्रमण शीघ्र होता है। मतलब जिन्हें डायबिटीज़ है ना, उन्हें ये रोग बहुत ही जल्दी से होता है। कुछ लोगों में इनमें से कोई लक्षण नहीं होता और संक्रमित हो जाते। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ अभी ऐसे भी पर्सन हुए जिन्हें ना तो सर्दी हो रही ना तो खांसी हो रही है, नॉर्मल सा एक बुखार है और उन्हें क्या हो गया है, कोरोना वायरस हो गया है। तो ऐसा भी हो रहा है। तो ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि उनकी बॉडी में इम्यून सिस्टम क्या है, बहुत कम है। तो आप लोग भी आपका इम्यून सिस्टम अच्छा बना कर रखिए, तभी आप कैसे रहोगे, हेल्दी। तो आपको संक्रमण पता चला कैसे होता है। अब बात करेंगे हम प्रसार की। अगर मैं प्रसार की बात करूँ तो प्रसार में क्या आएगा, देखो, कोरोना वायरस मुख्य रूप से हवा की बूंदों के माध्यम से फैलता है। मतलब कैसे फैलता है, यहाँ पर फैला लिखा है तो वो गलती से लिख दिया मैंने, अब इसको फैलता कर लीजिएगा, ठीक है। कोरोना वायरस मुख्य रूप से कैसे फैलता है, हवा की बूंदों के माध्यम से। संक्रमित व्यक्ति के छींकने खांसने से बूंदें 2 गज दूर तक जा सकती है। इसीलिए बोलते हैं कि आप जब भी खांसे तब भी कुछ करें तब मुंह पर हाथ रखें, मास्क पहने। कोरोना वायरस धातु निर्मित वस्तुओं के छूने से भी फैल सकता है ना। जब भी हम अगर कहीं पर बैठते हैं, अभी बच्चे स्कूल भी आ रहे कुछ टाइम के लिए, और जैसे आप लोग कुछ डाउट पूछने भी आते तो आप क्या करोगे, पहले सैनिटाइज करते हो ना चेयर को, फिर बैठते हो। तो क्योंकि वस्तु को छूने से भी ये फैल रहा है। तो आपको इतना समझ में आया। अब आपने प्रसार बता दिया, संक्रमण के कारण बता दिए। अब आपको बताना पड़ेगा कि संक्रमण से बचने के उपाय कौन कौन से। चलिए उपाय बता देते हैं। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, संक्रमण से बचने के कुछ उपाय बताए गए हैं। लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हाथ धोना, है ना, मास्क लगाना, और फिर क्या, क्वारंटाइन जिसे हम संगरोध कहते हैं। फिर आ जाएगा दूरी बनाना, फिर आ जाएगा स्वच्छता पर ध्यान देना। फिर 6 पॉइंट आ जाएगा आपका कि रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि। फिर क्या आ जाएगा, सैनिटाइजर का प्रयोग। और आप भी सोच सकते हो कि और कौन कौन से ऐसे बचने के उपाय हैं। चलिए सबसे पहले आएगा हाथ धोना। हाथ धोने में हम क्या लिखेंगे, तो देखो, कम से कम 20 सेकंड तक साबुन और पानी से हाथ धोएं, विशेषतः शौच जाने के बाद तथा भोजन करने से पहले। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। 20 सेकंड तक आपको साबुन और पानी से क्या करना है, हाथ धोना है। ज़रूरी नहीं है कि बार बार सैनिटाइज ही करो, पानी से भी धो सकते हो ना। मास्क लगाना, मुंह नाक को अच्छी तरह ढकते हुए मास्क लगाना चाहिए। आजकल तो आपको पता है कि मास्क कैसे लगाया जाता है, तो वैसे नहीं लगाना, आपका मुंह बिल्कुल कवर होना चाहिए, ठीक है। मास्क का उपयोग सावधानी से करना चाहिए, जरा सी चूक आपको क्या पड़ सकती है, भारी पड़ सकती है। तो ऐसा लिखेंगे। फिर क्वारंटाइन तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। संक्रमण से बचने के लिए बाहर आने जाने पर रोक लगाकर घर पर क्या करना चाहिए, क्वारंटाइन में ही रहना चाहिए, एकांत में रहना चाहिए। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी आपको बाहर जाना चाहिए, अदरवाइज़ आपको बाहर ऐसे ही बेफालतू में घूमना नहीं चाहिए। दूरी बनाना, बाहर निकलते समय किसी भी व्यक्ति से 2 गज की दूरी बनाएं, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है ना। आपको ये रूल्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। स्वच्छता पर ध्यान दें, मतलब कि यह बहुत, आप ना हर चीज़ में, जैसे कि हर ये पॉइंट है ना, आप निबंध लिख रहे हो तो आपको बड़ा लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, दूरी बनाना अत्यंत आवश्यक है, ठीक। स्वच्छता पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि करना अत्यंत आवश्यक है। सब में आपको ये लिखना है, ठीक है। फिर लास्ट लाइन आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम हेल्थ स्वस्थ रहेंगे। तो ये सब वही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम उपसंहार पर। उपसंहार से पहले सैनिटाइजर का प्रयोग बता देती हूँ मैं आपको। तो संक्रमण से बचने के लिए वाहन एवं घर के सभी हिस्सों को सैनिटाइज करना चाहिए, है ना। जब भी आप कहीं से आ रहे हो, कहीं से जा रहे हो, तो पहले सैनिटाइज करो, फिर अंदर आओ। सुरक्षा कवच का प्रयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं उपसंहार। उपसंहार में आप वो सब लिखोगे जो सब ये सब बातें इसमें की गई है। जैसे कि अभी तक इस बीमारी का कोई टीका नहीं बना, टीका मतलब कोई इसकी वैक्सीन नहीं बनी अभी, ठीक है। किंतु इस दिशा में संसार के वैज्ञानिक लगे हुए हैं। यह बीमारी लापरवाही से घातक बनती है, अन्यथा 80% मरीज ठीक हो जाते हैं। क्योंकि आप थोड़ी सी लापरवाही कर लेते हो, इस वजह से बीमारी अंदर ही अंदर जाकर बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, डेंजर हो जाती है। वरना तो ये बीमारी कहें तो हम आराम से ठीक हो सकते हैं, अगर आप थोड़ी सी सावधानी अपना लो तो, ठीक है। विश्वास है कि शीघ्र ही उसका टीका, या फिर हम कह सकते हैं इसका टीका तैयार हो जाएगा और इस रोग से छुटकारा
मिल जाएगा। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसी तरीके से आपको निबंध लिखना है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति पर, ठीक है। अगर हम नई शिक्षा नीति की बात करें तो नई शिक्षा नीति आपको पता है आई है ना। इसमें क्या बताया गया, तो इसमें भी आप पहले से कोट से स्टार्ट करोगे। जैसे कि कोट में लिखा हुआ है कि शिक्षा है आधार देश की उन्नति और प्रगति का, यह करती है उद्धार मूलतः आगामी संतति का। कितना अच्छा कोट लिखा हुआ है, समझ में आया। अगर ये याद नहीं भी होता है तो बेटा कर लीजिएगा, क्योंकि निबंध जब भी हम लिखते रहते हैं कोट से स्टार्ट करते हैं तो उसकी शोभा थोड़ी सी बढ़ जाती है। रूपरेखा में अब हम क्या क्या लिखेंगे तो आपको मैं वो बता देती हूँ, एक मिनट। रूपरेखा में हम लिखेंगे क्या, प्रस्तावना, फिर शैक्षिक ढांचा एवं पाठ्यक्रम। इसमें हम जानेंगे कि पूर्व प्राथमिक स्तर पर क्या क्या बातें की गई है, माध्यमिक में क्या बातें की गई है, सेकेंडरी में क्या बातें की गई है, और जानेंगे कि इसके मुख्य तथ्य क्या है, और जानेंगे फिर लास्ट में उपसंहार। चलिए लेट्स स्टार्ट। अगर हम सबसे पहले बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारी अभी आई है उसमें क्या क्या बताया गया है। उसमें ये बताया गया है कि जो बच्चा है उसे कैसे पढ़ाना है। अब बच्चों को प्रेशराइज नहीं किया जाएगा कि नहीं तुम 10th के बाद 11th के बाद तुम 10th के बाद तुम मैथमेटिक्स ही लो, है ना। अब उसको ऐसा प्रेशराइज नहीं किया जाएगा, उसका जो मन होगा वो लेगा, उसमें जो स्किल्स होगी वो उस स्किल्स का यूज़ कर कर आगे अपनी लाइफ को आगे और अच्छा करेगा। जैसे कि प्रस्तावना में लिखा है, जिस देश की शिक्षा व्यवस्था जितनी अच्छी होगी वह देश उतना ही उन्नत होगा। सही बात है, क्योंकि देखो आपने देखा होगा कि एक बच्चा वो है जो मान लीजिए कि 15 साल का हो गया है, तब भी उसके घर में उसकी मम्मी उसको दूध हाथ पर देती है। एक बच्चा मान लीजिए वो 4 साल का है और वो रोड पर बलून बेच रहा है ना, या फिर कुछ भी वॉच बेच रहा है, कुछ भी बेच रहा है तो दोनों बच्चे ही, है ना। या फिर मान लीजिए कि वो भी 15 साल का बच्चा है, ठीक है, जो बलून बेच रहा है। तो देखो एक घर में 15 साल का बच्चा है, इसकी मम्मी उसको घर पे दूध दे रही है हाथ पर, और एक जो बच्चा है 15 साल का वो गुब्बारे बेच रहा है, बलून बेच रहा है। तो दोनों का क्या हुआ है, डेवलपमेंट तो एक जैसा ही है ना, पर क्या चेंज हुआ है, उनकी सोशलाइजेशन, उनकी जो कहे तो उनका जो वातावरण है वो चेंज हुआ है ना। वो भी 15 का है, वो भी 15 का है, उनकी जो कंडीशन है वो चेंज हुई है, उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, इस वजह से उसको अपना जीवन जीने के लिए सब कुछ करना पड़ रहा है। तो देखिए प्रस्तावना में वही सही बात लिखी हुई है सबसे पहले कि अगर आपकी शिक्षा व्यवस्था सबसे अच्छी होगी तो आपका देश उतना ही क्या बनेगा, उन्नत बनेगा। राष्ट्र का भविष्य शिक्षा के प्रतिमानों स्तर तथा भावी आवश्यकता की पूर्ति करने वाली शिक्षा प्रणाली पर निर्भर करता है। करेक्ट बात है। इसलिए 34 वर्ष बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कितने वर्ष बाद घोषित की गई, तो आपको याद रखना है 34 वर्ष बाद। अब हम पढ़ेंगे कि शैक्षिक ढांचा एवं पाठ्यक्रम। शैक्षिक ढांचा एवं पाठ्यक्रम की बात करें तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शैक्षिक ढांचा तथा पाठ्यक्रम 5334 के तहत बांटा गया है। अब क्या होता है ये 5334, चलिए जानते हैं। सबसे पहले पूर्व प्राथमिक स्तर। पूर्व प्राथमिक स्तर में क्या आ जाएगा बेटा, इसमें 5 वर्ष के इस ढांचे में 5 वर्ष का रहेगा, मतलब 5 साल का। 5 वर्ष के इस ढांचे में 3 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चे होंगे, मतलब 3 साल से लेकर 8 साल। अभी जो भी बच्चा सुन रहा है वो सुन लीजिएगा अच्छे से कि आप कितने साल के हो, ठीक है। पहले 3 वर्षों में नर्सरी, केजी, यूकेजी कक्षाओं में बच्चों का पाठ्यक्रम ऐसा होगा कि वे खेल खेल में ही पढ़ना सीख जाएंगे, है ना। खेल खेल में पढ़ना सीख जाएंगे, मतलब कि उन्हें ज़्यादा बर्डन नहीं दिया जाएगा कि हाँ ये कॉपी कंप्लीट करो, ये ऐसा करो, ये वैसा करो, है ना। हालांकि अभी भी ऐसा नहीं होता, छोटे बच्चों को तो खेल खेल में ही सिखाते हैं, पर फिर भी और ज़्यादा उनको प्ले में ही सिखाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद पहली एवं दूसरी कक्षाओं की पढ़ाई होगी। यह पाठ्यक्रम बुनियादी रूप से अहम है। जैसे कि अभी बात कर रहे थे कि अगर बचपन से ही अगर स्ट्रॉन्ग हम रहते हैं तो आगे हम बहुत अच्छा कर पाते हैं। अगर बचपन की नींव ही खराब हो जाती है पढ़ाई की, तो पढ़ाई से हम मन चुराने लगते हैं और फिर पढ़ाई तो इम्पॉसिबल है कि हो जाए। अब बात करते हैं प्राथमिक स्तर। इसमें 8 वर्ष से 11 वर्ष। प्राथमिक स्तर की बात करें तो इसमें क्या होगा कि 8 वर्ष से 11 वर्ष के बच्चे तीसरी, चौथी तथा 5वीं कक्षाओं की पढ़ाई करेंगे।
8 वर्ष से लेकर जो 11 वर्ष तक के बच्चे हैं वो कौन कौन सी क्लास की पढ़ाई करेंगे? 3rd, 4th, 5th। ठीक है। इस स्तर पर प्रयोगों के माध्यम से बच्चों को गणित, विज्ञान, कला आदि विषय पढ़ाए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि 4th क्लास का बच्चा है तो उसे साइंस नहीं पढ़ाई जाएगी, उसे 4th क्लास में ही साइंस बहुत ही डीप में पढ़ाई जाएगी। कला की, स्किल्स की उसको कुछ कुछ नॉलेज दी जाएगी। बात करते हैं माध्यमिक स्तर। माध्यमिक स्तर की बात करें तो इस स्तर पर 11 से लेकर 14 साल तक 11 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वर्ग के छात्रों को 6ठी, 7वीं, 8वीं, फिर 3 हिस्सों में टूट गया ना, 6ठी, 7वीं, 8वीं कक्षाओं की पढ़ाई कराई जाएगी। 6ठी कक्षा से ही कौशल विकास पाठ्यक्रम प्रारंभ होंगे। व्यावसायिक ट्रेनिंग अनिवार्य रूप से दी जाएगी। मतलब कि कह सकते हैं हम इन क्लासों में ये भी पढ़ाया जाएगा कि आप आगे इन लाइफ में कैसे पैसे कमा सकते हो, है ना, कैसे आप अपना व्यवसाय कर सकते हो। 10 दिन तक स्थानीय दस्तकारी का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। पहले तो आपको सिखाया जाएगा, फिर ट्रेनिंग में आपको और अच्छा कराया जाएगा, फिर उसके बाद आपका टेस्ट होगा। बात करते हैं सेकेंडरी स्तर पर। सेकेंडरी स्तर पर कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई कराई जाएगी। छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी होगी। मतलब कि वो जो विषय लेना चाहे वो विषय ले सकते हैं। उसके बाद रटने की प्रवृत्ति से छुटकारा दिलाने के लिए बच्चों की ज्ञान वृद्धि पर जोर दिया जाएगा। चुने गए विषयों के अतिरिक्त बहु विषयक जानकारियों को बढ़ावा दिया जाएगा कि ऐसा नहीं होगा आपने साइंस लिया तो सिर्फ साइंस ही पढ़ाया जाए, आपको दूसरे सब्जेक्ट की भी जानकारी दी जाएगी। बोर्ड परीक्षा की तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा सेकेंडरी स्तर। अब इसके पश्चात अगर मैं बात करूँ तो स्नातक स्तर पर 4 वर्ष का पाठ्यक्रम रखा गया है। तकनीकी शिक्षण संस्थानों में कला तथा मानविकी के पाठ्यक्रम भी पढ़ाए जाएंगे, है ना। चिकित्सा, विधि, इंजीनियरिंग आदि सभी प्रकार की शिक्षा की सुव्यवस्था की जाएगी। मतलब जैसे अभी आप देख ही रहे होंगे, किसी ने देख कर नहीं आया कि कब किस टाइप की महामारी आ जाए। तो अगर डॉक्टर इतने सारे नहीं होते वेल एजुकेटेड तो आज क्या होता, जस्ट इमेजिन, है ना। इस वजह से अच्छे से और शिक्षा में सुधार किया जाएगा। स्नातक स्तर पर विषय चुनने की छूट होगी। आप जो सब्जेक्ट लेना चाहो आप ले सकते हो। गणित का छात्र संगीत पढ़ सकेगा, जो अभी तक नहीं होता था। 3 वर्ष पूरे करने पर स्नातक की उपाधि आपको मिल जाएगी। और इसमें ये भी बताया गया है कि कभी बाय चांस अगर आप गैप लेना चाहते हो तो आप वो गैप ले सकते हो। मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए मैं अभी पढ़ाई वाली छोड़ना चाहती हूँ तो ये मैंने यहाँ पर पढ़ाई छोड़ी, अब अगर मुझे 2 साल बाद इसे कंटिन्यू करना है तो मैं बिल्कुल यहीं से कंटिन्यू करूँगी। ऐसा नहीं होगा कि मुझे वापस से शुरू से करनी पड़ेगी जो अभी तक होता था, है ना। तो अगर ये अप्लाई हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी। चलिए बात करते हैं कुछ प्रमुख तथ्य की। इस शिक्षा नीति में कई बातें प्रमुख है, जैसे कि अब आप ध्यान से समझिएगा, पूरा ओवरऑल यहीं हम कंप्लीट करेंगे। कक्षा 5वीं तक पढ़ाई मातृभाषा में कराई जाएगी। मातृभाषा समझते हो ना हम, उसमें कराई जाएगी। राज्य चाहे तो 8वीं तक की पढ़ाई भी मातृभाषा में करा सकेंगे। सबसे पहला रूल यही कहा गया है कि बच्चों को मातृभाषा में ही पढ़ाना है। कक्षा 6ठी से ही व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, नई शिक्षा नीति समानता को दिखाएगी, गुणवत्ता तथा जवाबदेही पर आधारित है। समानता मतलब सबको इंक्लूसिव एजुकेशन दी जाएगी। ऐसा नहीं हो कि ये छोटी कास्ट का है तो इसे अलग रख दो, ये दूसरी कास्ट का तो इसे अलग रख दो, या फिर ये बच्चा कमज़ोर है तो इसे अलग बिठाओ, है ना। ऐसा नहीं होगा। उसके बाद 5th पॉइंट क्या आ जाएगा, बुनियादी योग्यता पर जोर दिया जाएगा कि बच्चे में योग्यता कौन सी है उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाएगा। विद्यार्थियों पर पढ़ाई के दबाव को कम कर सहज तरीके से ज्ञान अर्जित कराने पर जोर रहेगा। ठीक है। उसके बाद तकनीकी शिक्षा के साथ कला एवं मानविकी की पढ़ाई की जा सकेगी। नेक्स्ट आ रहा है हमारा कि सरकारी तथा निजी स्कूलों में एक से नियम फीस आदि होंगे। 10 पॉइंट आ जाएगा, बच्चे खेल खेल में पढ़कर खुद को पढ़ सकेंगे, है ना, फिर गढ़ सकेंगे। त्रिभाषा में भाषा चुनने का अधिकार राज्य को दिया जाएगा कि वो कौन सी भाषा सेलेक्ट करते हैं।
उपसंहार में आ जाएगा कि वस्तुत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति सुविचारित एवं व्यापक परामर्श का परिणाम है। विश्वास है कि इसका क्रियान्वयन सफलतापूर्वक किया जाएगा। भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में यह नीति सहयोगी सिद्ध होगी। बिल्कुल सही बात है, अगर ये होता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अगर मैं अच्छे से एक बार और ओवरऑल बात करूँ तो इसमें सिर्फ आप कुछ बातें याद रखिएगा, वही कि बच्चों को इन्वायरमेंट से जोड़ना है, बच्चों को रोट लर्निंग से दूर करना है, बच्चों का जो बैग होगा उसे कम करना है ना। और क्या, और ये कि बच्चों को उसकी मातृभाषा में पढ़ाना। ऐसा नहीं हो कि वो तो हिंदी जानते ही नहीं है और आप लगे हो उसको हिंदी में बात करने, है ना। अगर वो दूसरी लैंग्वेज से बिलोंग करता है तो आपको उस लैंग्वेज में भी उसे पढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा है वो अब हिंदी जानता है, वो इंग्लिश कुछ नहीं जानता, तो आप बिल्कुल इंग्लिश में ही लगे हो पढ़ाने, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा।